नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से इनकेम क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की जीके जीएस की यह क्लास नंबर 6 है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पर 5 क्लास अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो सभी क्लास जाकर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही। क्योंकि हम जो एक प्रश्न कराते हैं इसके साथ में उसके जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको यहीं पर करा देते हैं, ताकि जो है आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो सके। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुनहरा रंग। कौन सा रंग? सुनहरा रंग जो है तुम्हारा यह उर्वरक क्रांति से संबंधित है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां हैं उन सबको यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति जो है यह किससे संबंधित है, तो यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो यह तुम्हारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। इसी को कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। अगर आपसे ऑपरेशन फ्लड पूछ ले तो भी तुम्हारा किससे संबंधित है? दुग्ध क्रांति से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। किससे? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो यह अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे? अंडा उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे? तिलहन उत्पादन से। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो यह बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। किससे? बायोडीजल उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले कि लाल क्रांति यह तुम्हारी जो है टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। किससे? टमाटर या मांस उत्पादन से। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि गुलाबी क्रांति जो है यह किससे संबंधित है, या झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे? झींगा मछली उत्पादन से। अगर आपसे पूछ ले कि बादामी क्रांति जो है यह किससे संबंधित है, तो यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो यह तुम्हारी जो है फसल उत्पादन से संबंधित है। किससे? फसल उत्पादन से। ठीक है, फसल उत्पादन हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपसे पूछ ले कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। किससे? नदी जोड़ो परियोजना से। अगर आपसे पूछ ले कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है जैव तकनीकी से। किससे? जैव तकनीकी से। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें और जो है उनसे चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा उन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यूएसए और कनाडा। कौन सा? यूएसए और कनाडा। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं उन सबका हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना हो सके। तो यहाँ पर एक रेखा है, उसका नाम है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। अगर आपसे पूछ लिया किन दो देशों के बीच है, या तुम्हारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। 1947 से पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो यह रेखा जो थी भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी। उसके बाद में ये हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच। अगली रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। यह भारत और चीन के बीच स्थित है। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि रेड क्लिफ रेखा जो है यह किसके किसके बीच है, यह भी तुम्हारी भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच। अगर आपसे पूछ ले कि 17वीं समांतर रेखा जो है किन दो देशों के बीच है, तो यह तुम्हारे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। किसके बीच? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। अगर आपसे पूछ ले ये जो तुम्हारी रेखा है 24वीं समांतर रेखा, यह किन दो देशों के बीच है, तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। हालांकि इस रेखा जो है तुम्हारी, इस रेखा को पाकिस्तान मानता नहीं है। पाकिस्तान जो है इस रेखा को नहीं मानता है। अगली रेखा है 38वीं समांतर रेखा। कौन सी 38वीं समांतर रेखा? यह तुम्हारी जो रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। किसके बीच? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। अगली रेखा है 49वीं समांतर रेखा। ये तुम्हारा क्वेश्चन था। यह रेखा तुम्हारी अमेरिका और कनाडा के बीच है। किसके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। अगली रेखा हिडनबर्ग रेखा। कौन सी रेखा? हिडनबर्ग रेखा।
यह रेखा जो तुम्हारे जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है, किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अगली रेखा का नाम है ओडरनास रेखा। कौन सी रेखा? ओडरनास रेखा। यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। कौन किसके इसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच तुम्हारी दो रेखाएं हो जाएंगी, एक हिडनबर्ग रेखा हो गई, एक ओडरनास रेखा। हिडनबर्ग जो रेखा है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। अगली रेखा है मैगनाट रेखा। कौन सी रेखा? मैगनाट रेखा। यह रेखा तुम्हारी जर्मनी और फ्रांस के बीच है। किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। अगली रेखा है सिगफ्रीड रेखा। कौन सी? सिगफ्रीड रेखा। यह रेखा जो तुम्हारे जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है, जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। अब जितनी भी रेखाएं अंतरराष्ट्रीय रेखाएं हैं उन सबका हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और आप लोग जो है इसी प्रकार से इसके नोट्स बना लीजिए ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहे। और इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इससे अगर प्रश्न बनेगा तो आपका यहीं से प्रश्न बन जाएगा। जीके जिस पढ़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका भी है, और जो है ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जो है जरूर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? यह जो है गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, कर्नाटक में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम गोल गुंबद के जो भी प्रश्न तुम्हारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उन सबका निपटारा करेंगे यहीं पर। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो गोल गुंबद है कहाँ पर है, तो कर्नाटक में तो है ही। कर्नाटक में भी पूछ ले कहाँ पर है, तो बीजापुर में। कहाँ पर है? बीजापुर कर्नाटक में है। अगर पूछ ले यह जो है गोल गुंबद है क्या, तो यह बीजापुर के एक सुल्तान हुआ करते थे, उनका नाम था आदिल शाह। उन्हीं का यह मकबरा है। किसका मकबरा है? आदिल शाह का यह मकबरा है। और जो है इस जो है गोल गुंबद को दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में, दक्षिण भारत का विजय स्तंभ किसे माना जाता है? तो माना जाता है गोल गुंबद को। अगर आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण कब से कब के बीच हुआ है, तो 1626 से 1656 के बीच हुआ है। कब से? 1626 से 1656 के बीच। इसमें जो है लगभग 30 वर्ष जो है निर्माण में लगे हैं, 30 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है येन किस देश की मुद्रा है? येन जो है किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा जापान। अगर जापान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और मुद्रा चलती है येन। यहाँ पर कौन सी मुद्रा? येन चलती है। अगर मालदीव की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर राजधानी चलती है माले। कौन सी राजधानी है? माले। राजधानी यहाँ पर माले, और मुद्रा चलती है रुपया। क्या चलती है? रुपया। दक्षिण कोरिया की बात करें, यहाँ पर राजधानी चलती है सियोल। कौन सी राजधानी है? सियोल है, सियोल। और मुद्रा यहाँ पर चलती है येन। सियोल चलती है, वान चलती है, मुद्रा यहाँ पर है वान। ठीक है। चिली जो है इसकी राजधानी है सेंटियागो। क्या है? चिली की राजधानी है सेंटियागो। मुद्रा चलती है यहाँ पर है पीसो। कौन सी चलती है? पीसो। हालांकि इसकी जो है चिली की मुद्रा जो है यूरो हो गई है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के साथ में विश्व की कुछ प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्राओं को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। मालदीव को तो बता चुके हैं, माले और रुपया हो जाएगी। साइप्रस, इसकी राजधानी निकोसिया, मुद्रा चलती है यूरो। कतर की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है दोहा, मुद्रा चलती है रियल। अगर पूछ ले कि अर्मेनिया की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो इसकी राजधानी है येरेवन, मुद्रा चलती है ड्रम। कौन सी चलती है? ड्रम। अगर आपसे पूछ ले कि मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है उलन बटोर। कौन सी राजधानी है? उलन बटोर, मुद्रा चलती है तुगरुक। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जो है कुवैत की राजधानी क्या है, तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, मुद्रा चलती है दिनार। कौन सी चलती है? दिनार। अगर आपसे पूछ ले अगला देश जो है ओमान, ओमान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है मस्कट, और मुद्रा चलती है रियल। कौन सी चलती है? रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्ल लिनियस। किसको कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम विभिन्न विषयों के जनक के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको जो है फ्रेंड्स पैसेंस बनाए रखिए और एक एक करके इनको नोट करते रहिए और सुनते जाइए। अगर आपसे पूछ ले कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगर आपसे पूछ ले कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो तुम्हारे यहाँ इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि आयुर्वेद का जनक कौन है, तो है महर्षि चरक। कौन है? महर्षि चरक। अगर आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो तुम्हारे नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये तुम्हारे जो है विश्व स्तर पर जो है हरित क्रांति के जनक है, विश्व स्तर पर। अगर आपसे भारत स्तर पर पूछ लेगा तो तुम्हारे हो जाएंगे
एम एस स्वामीनाथन। कौन हो जाएंगे? एम एस स्वामीनाथन। या तुम्हारे हो जाएंगे भारत स्तर पर। अगर आपसे पूछ ले कि आनुवंशिकी के पिता कौन है, तो तुम्हारे यहाँ ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर आपसे पूछ ले कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे एडम स्मिथ। कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, इसे माना जाता है, तो तुम्हारे यहाँ सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन को जो है भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, या तुम्हारे हैं लावोसियर। कौन है? एंटोनी वॉन लेवोजियर। इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लेवोसियर। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे अरस्तु। कौन हो जाएंगे? अरस्तु। अगर आपसे पूछ ले कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो तुम्हारे जनक हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे पूछ ले कि इंटरनेट के जनक कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे रॉबर्ट इलियट कान और विंड सर्फ। ये दोनों जो हो जाएंगे इसके जो है जनक हो जाएंगे। अगला है हिंदी साहित्य का अगर जनक आपसे पूछ ले, तो हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृत के जनक कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे पाणिनि। कौन हो जाएंगे? पाणिनि। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि इंग्लिश के जनक कौन है, तो तुम्हारे हो जाएंगे जेआफरी चौसर। कौन हो जाएंगे? जेआफरी चौसर। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि इंग्लिश ग्रामर जो है इसके जनक कौन हो जाएंगे, तो इसके जनक हो जाएंगे लिंडले मुरे। ठीक है, याद रखना। अगर आपसे गणित के जनक पूछ ले, तो इसके हो जाएंगे आर्किमिडीज। कौन हो जाएंगे? आर्किमिडीज। अगर आपसे पूछ ले कि ज्यामिति के जनक कौन है, तो इसके जनक हो जाएंगे यूक्लिड। कौन हो जाएंगे? यूक्लिड। अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रमिति के जनक कौन है, तो इसके जनक हैं लियोनार्ड डिग्स। कौन है? लियोनार्ड डिग्स। अगर आपसे पूछ ले कि त्रिकोणमिति के जनक कौन है, तो इसके जनक हैं हिप्परकुस। कौन है? हिप्परकुस। अगर आपसे पूछ ले कि सांख्यिकी के जनक कौन है, तो इसके जनक है रोनाल्डो फिशर। कौन है? रोनाल्डो फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूयॉर्क। कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है यह तुम्हारा न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम विश्व के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। इसने कार्य करना शुरू किया था 1945 से। कब से? 1945 से। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, और स्थापना भी इसकी 1944 में ही हुई थी। दोनों की स्थापना एक साथ में हुई थी, इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है ट्विंस। क्या कहा जाता है? ट्विंस। इनको जो है ट्विंस कहा जाता है, या इनको जुड़वा कहा जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय तुम्हारा जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय तुम्हारा जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका भी मुख्यालय तुम्हारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट संगठन है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को जिसको कहते हैं। इसका मुख्यालय तुम्हारा पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना की अगर बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। भारत जो इसमें 1946 में सदस्य बना था। अगला है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD। अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले, तो इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है,
तो इसका मुख्यालय भी तुम्हारा वियना ऑस्ट्रिया में है। अगर आपसे पूछ ले कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक जिसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज, तो इसका मुख्यालय तुम्हारा हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? वियना ऑस्ट्रिया में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो इसका मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। कहाँ पर है? रोम, इटली में। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो जिसको कहते हैं, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी स्थापना की बात करें नाटो की तो 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, ठीक है, आसियान जिसको कहते हैं, इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। 1967 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसका मुख्यालय है क्वींस टाउन, सिंगापुर में। कहाँ पर है? क्वींस टाउन, सिंगापुर में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय तुम्हारा है बर्लिन, जर्मनी में। कहाँ पर है? बर्लिन, जर्मनी में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर है तो तुम्हारा अबू धाबी, UAE में। कहाँ पर? अबू धाबी, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान। किसके दौरान हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान। अगर आपसे पूछ ले हुआ कब था? क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी की पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था? बैसाखी की पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, या हुआ कब था। तो 13 अप्रैल 1919 को सबको डेट याद है, लेकिन बैसाखी की पूर्णिमा के दिन हुआ था, ये भी याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत के कुछ गवर्नर और वायसराय और उनके कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं और बनते रहेंगे आगे। तो आप जो है इनको नोट करते रहिए। अगर आपसे पूछ ले कि स्थायी बंदोबस्त जो है यह किसके समय में लागू हुआ था, तो इसको किसने लागू किया था? तो इसको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगर पूछ ले कब लागू किया था, तो इसको लागू किया था 1793 में। कब? 1793 में। अगर आपसे पूछ ले कि सती प्रथा को किसने बैन किया था, तो इसको बैन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। कब बैन हुआ था? 1829 में। याद रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है मेडिकल कॉलेज की स्थापना अगर आपसे पूछ ले कब हुई थी, क्या हुई थी? 1835 में। किसके समय में? विलियम बेंटिंक के समय में। याद रखना। अगला है रेल सेवा का प्रारंभ अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था, क्या हुआ था? 1853 में। कब हुआ था? 1853 में। किसके कार्यकाल में? तुम्हारा डलहौजी के कार्यकाल में। कब स्टार्ट हुआ था? 16 अप्रैल 1853। फिक्स डेट याद रखना, 16 अप्रैल 1853। या जो है मुंबई से थाने तक तुम्हारी 34 किलोमीटर जो है पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला है अगर आपसे पूछ ले कि डाकघर अधिनियम जो है यह कब आया था, तो 1954 में। कब आया था? 1954 में। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में। ये भी याद रखना। अपनी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी को शिमला भी बनाया था। किसने बनाया था? डलहौजी ने। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में है कि जो है अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी को शिमला किसने स्थानांतरित किया था, तो तुम्हारा था डलहौजी। अगला है 1857 का विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था, तो यह तुम्हारा हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है, क्या अभी तुम्हारा कैनिंग ही है। कौन है? कैनिंग है। अगर आपसे पूछ ले कि नील विद्रोह कब हुआ था, तो तुम्हारा हुआ था 1859 में। कब हुआ था? 1859 में, कैनिंग के समय। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था रेलवे में कि जो है 1857 के विद्रोह के बाद भारत में जो है प्रथम नील विद्रोह जो है कब हुआ था, कौन सा विद्रोह हुआ था, ये पूछा गया था। कौन सा विद्रोह? तुम्हारा हुआ था नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला तुम्हारा है भारत में अगर पूछ ले कि प्रथम जनगणना जो है कब हुई थी, क्या हुई थी? 1872 में, मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगर आपसे पूछ ले कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है
यह कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1878 में। कब लागू हुआ था? 1878 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ठीक है, लिटन के कार्य। इसका मतलब ये था, एक तुम्हारा अखबार था पायनियर अखबार। कौन था? पायनियर। पायनियर अखबार था जो है, इसका समर्थन किया गया था क्योंकि यह जो था इंग्लिश अखबार था। और भारत के जितने भी अखबार थे, देसी अखबार, उन सबको बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एप्पल। कौन सा हो जाएगा? एप्पल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत के कुछ हम उपग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा सोल्यूशन आपको कहीं नहीं यूट्यूब पर मिलेगा, तो इसलिए जो है यह क्लास आप मिस मत करिए और इसके जो है अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो तुम्हारा आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट है। अगर आपसे पूछ लिया लॉन्च कब हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 को। अगर आपसे पूछ लिया किसने लॉन्च किया था, उस समय भारत के पास खुद का लॉन्चिंग सिस्टम नहीं था, तो रूस के रॉकेट से लॉन्च हुआ था। किसके रॉकेट से? रूस के रॉकेट से। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा है, कौन सा प्रथम स्वदेशी उपग्रह, तो तुम्हारा रोहिणी। कौन सा है? रोहिणी। अगर आपसे पूछ ले कब लॉन्च हुआ था, तो 10 अगस्त 1979 को लॉन्च हुआ था। ताकि यह तुम्हारा जो है फेल हो गया था। ठीक है, लेकिन भारत का प्रथम पूछेगा तो तुमको स्वदेशी ही लगाना है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, तो तुम्हारा एप्पल है। कौन सा है? एप्पल। यह कब लॉन्च हुआ था? यह लॉन्च हुआ था 19 जून 1975 को। 19 जून 1975 को यह लॉन्च हुआ था, याद रखना। अगला है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला चंद्रमा मिशन कौन सा है, तो तुम्हारा चंद्रयान 1। कौन सा है? चंद्रयान 1। अगर आपसे पूछ ले कि कब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। अगर आपसे पूछ ले किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था PSLV C11 से। किससे? PSLV C11 से। अगर आपसे PSLV की फुल फॉर्म पूछ ले, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला मंगलयान मिशन कौन सा है, तो इसका नाम है मॉम, मार्स ऑर्बिट मिशन। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि यह लॉन्च कब हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को। कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। अगर आपसे पूछ ले कि यह किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो इस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, उसका नाम था PSLV C25 से। किससे? PSLV C25 से। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है, तो उसका नाम है सोलर मिशन। सोलर मिशन कहते हैं, या उसका नाम है आदित्य L1। भारत का पहला सोलर मिशन है, उसका नाम है आदित्य L1। अगर पूछ ले यह कब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 को। कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर 2023 को। यह किससे लॉन्च हुआ था? इसका रॉकेट का नाम था PSLV C57। किससे? PSLV C57 से लॉन्च हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला मानव युक्त मिशन कौन सा है, क्या तुम्हारा है गगनयान। कौन सा है? गगनयान। इसमें जो है 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक 3 जो तुम्हारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद होता है क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जैवमंडल। क्या हो जाएगा? जैवमंडल। पृथ्वी का यह वह क्षेत्र होता है जहां पर जीवन मौजूद होता है, क्योंकि यहाँ पर ये तुम्हारे जो 3 हिस्से होते हैं, यहाँ पर होता है जल, होता है स्थल, होता है थल, होता है पानी, मिट्टी, सब कुछ होता है यहाँ पर। तो इस वाले भाग को कहते हैं जैवमंडल, जहाँ पर जो है। अगला क्वेश्चन है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा जी ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंदुलाल याग्निक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो है मैडम भीखा जी कामा जी जो थी, इन्होंने इसको जो है फहराया था पहली बार, लेकिन इसको ब्रिटिश भारत में लाया कौन था? ये लाया था इंदुलाल याग्निक ने। फ्रेंड्स, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको नया मिला है, ऐसे हो सकता है आप जो है ये प्रश्न कभी ना देखे हो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है NTPC का पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो।